अगर आप भी 10वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं से लेकर कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का अंतिम चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, इन तमाम चैप्टरों का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन आज की इसी वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। अतः चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग पहला चैप्टर से सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद में दूसरा चैप्टर ऐसे ऐसे करते करते मैथमेटिक्स का अंतिम चैप्टर तक का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया 1, 2, 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है अनंत। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हो ही गया होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 8, 9 और 15 अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं तथा 11 के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया 23। 23 केवल 23 तथा 1 के अलावा अन्य संख्या से नहीं विभाजित होने के कारण 23 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो √3 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, सी में दिया गया 4/0 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिएगा तो 0/4 जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन चलिएगा तो √4/9 दिया गया है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। 4/9 भी परिमेय संख्या है। √7 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। √7 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। कोई भी ऑप्शन आप सभी को 4 ऑप्शन इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही होगी और अनंत तक ये संख्या जाती है, ऐसे तमाम संख्या अपरिमेय संख्या होती है। देखिएगा तो यहाँ पे 1 0 था, अब 2 0 हो गया है। उसके बाद में 000, इसके बाद में 4 0 होगा, 5 0 होगा। ऐसे संख्या ये अनंत तक जाती है। तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 7 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन डी में देखेंगे तो देखिए पहले 1 0, 2 0, 3 0, तो ये भी संख्या अनंत तक जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी में जो संख्या दी गई है ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में बोला गया है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। √11 का वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो √9 गुने √16 दिया गया है। अगर आप दोनों में गुना करेंगे तो 16 नमा 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल 12 होता है जो कि परिमेय संख्या होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यदि √2 को √2 से कटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 2 होगा जो कि परिमेय संख्या है। अतः ऑप्शन ए, सी और डी दोनों तीनों गलत है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो अपरिमेय संख्या है, दूसरा भी अपरिमेय संख्या है, तीसरा भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी में दिया गया है √75/48 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। √75 गुना कीजिएगा तो 15 × 5 = 75 हो जाता है
और यहाँ पे 22 दूनी 44, 24 दूनी 48 हो जाएगा। रूट से रूट आपका कट जाएगा। बटा में जो संख्या प्राप्त होगा वो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा वास्तविक संख्याएं से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर बहुपद से लिए गए होंगे। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, यानी जिन बहुपदों का घात 1 होता है ऐसे सभी बहुपदों को रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1। उसके बाद में क्वेश्चन 2 कहता है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। हम अभी आप सभी को बता दिए हैं कि एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं जिसमें घातों की संख्या 1 होती है। उसके बाद में क्वेश्चन 3 कहता है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। फिर से वही सवाल। तो भाई साहब एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में है एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है। तो एक घातीय बहुपद का आरेख हमेशा सरल रेखा होता है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में है कि दो घात वाले बहुपद को डॉट डॉट कहते हैं। तो दोस्तों दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो वहीं पे तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। उसके बाद में रैखिक बहुपद यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। हमसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। दोस्तों द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देखिए कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। इसमें घातों की संख्या 3 होती है और इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होते हैं जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल इसमें 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 100% एक क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। कोई भी ऐसा चर रूट के अंडर हो आपका ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा कौन सा बहुपद नहीं है बोला गया है। तो ये तो आपका बहुपद है, ये भी है और ऑप्शन डी में भी है। ऑप्शन सी में दिया गया रूट चर में होने के कारण ये आपका बहुपद नहीं होगा। फिर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये चर जो है वो बट्टा में दिया गया है पावर में, तो बहुपद नहीं होगा। एक आपका बहुपद तो है लेकिन ऑप्शन ए में दिया गया रूट में यहाँ पे चर है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। हमसे बोला गया कौन सा बहुपद है तो ऑप्शन बी में दिया गया एक, यह एक बहुपद है। उसके बाद में हम लोग अगले चैप्टर में आ गए हैं। इस चैप्टर में बोला जाएगा समांतर श्रेणी से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है और नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा से मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे पहचानिएगा कि कौन से सूची समांतर श्रेणी में है और कौन से सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। ज्ञात करने का आसान तरीका D1 और D2 ज्ञात कीजिए। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है तो वहीं पे D2 का फॉर्मूला D3 माइनस D2 होता है। यदि दोनों का मान समान आ जाता है तो समझ लीजिए कि दी गई सूची समांतर श्रेणी में है अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन चलिएगा तो यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये 2 4 आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी में आपका कभी नहीं होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूची समांतर श्रेणी में है। इस प्रकार से इसे भी आप सॉल्व आसानी तरीके से कर ही सकते हैं। जल्दी से सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। बोला गया कि किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद के अंतर को क्या कहा जाता है। हम आप सभी को बता दिए हैं कि डी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं जिसका फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। A2 का मतलब दूसरा पद और A1 का मतलब पहला पद। तो दूसरा पद और पहला पद का अंतर को सार्वंतर कहा जाता है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात D बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो बोला गया है कि दूसरा पद और पहले पद के अंतर को क्या कहेंगे तो सार्वंतर कहेंगे। और इसके बाद में बोला गया है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। यहाँ पे हमसे सार्वंतर पूछ लिया गया है यानी डी का मान पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 6 आ जाएगा और ये मैट्रिक एग्जाम 2016 में भी पूछा गया था।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 से बोला गया है कि 1,5,9,13 डॉट डॉट का समांतर श्रेणी में है तो इसका पदांतर क्या होगा। याद रखिएगा पदांतर को ही सार्वंतर कहा जाता है। यानी 5 में से एक कम कर लीजिए, क्वेश्चन का सही जवाब 4 आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद में टेस्ट एग्जाम 2019 से 20 में पूछा गया था कि 3/2, 1/2 डॉट डॉट का पदांतर क्या होगा, यानी सार्वंतर क्या होगा। तो A2 का मान 1/2 है, A1 का मान आपका 3/2 है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो एक में से यहाँ पे 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, एक में से 3 घटेगा तो -2 आ जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। -2/2 कट के -1 आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब -1 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 कहता है √2, √8, √18 डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर ज्ञात करने का आसान तरीका, √8 में से √2 को घटा लेंगे तो लिखेंगे √8 माइनस √2। √8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और इधर करेंगे माइनस √2। डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा √2। अब आप ही बताइए 2 में से √2 को घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा। तो आप कहेंगे सर √2 बचेगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से आइए हम लोग अगला क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं। अगला सवाल में बोला गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ये सभी के सभी समरूप होते हैं जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बार बार पूछा जाता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, ये किसने कहा था। दोस्तों थेल्स महोदय का कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है। तो ये कथन थेल्स महोदय का है, आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया यदि एल समानांतर एम हो तो डी का मान ज्ञात कीजिए। डी का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए 3D में से यदि आप 2D को घटा लीजिएगा तो D बच जाएगा, 50 में से 20 घटा लीजिएगा तो 30 बच जाएगा। इस प्रकार से आसानी तरीके से D का जो मान आ जाएगा वो 30 आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 30। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज कहलाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। अगला सवाल में बोला गया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या हो जाएगा। तो आपसे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में कोटि पूछा जाएगा या भुज पूछा जाएगा। कोटि पूछा जाएगा तो दूसरा वाला यानी 4 आंसर हो जाएगा। यदि कोटि बोला जाएगा भुज बोला जाएगा तो पहला वाला यानी 6 आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में कोटि का मान पूछा गया है तो कोटि का मतलब दूसरा वाला, तो 6 4 में दूसरा वाला संख्या कौन सा है, तो 4 है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 4 होगा। उसके बाद में है कि यदि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। हम आप सभी को अभी बताए हैं कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष की बात की गई है तो क्वेश्चन का सही जवाब भुज हो जाएगा। वहीं पे वाई अक्ष से बात किया जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब कोटि हो जाता। यहाँ पे देखिए बोला गया है -3 को -4 में भुज का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। तो पहले तो होता है एक्स का मान, दूसरा में होता है वाई का मान। तो यहाँ पे भुज का मान पूछा गया है यानी एक्स का मान पूछा गया है। तो एक्स का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, अतः भुज का मान भी 3 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 5 को देखिए कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 में कोटि का मान क्या हो जाएगा। यहाँ हमसे कोटि का मान पूछा गया है यानी दूसरा वाला क्वेश्चन का सही जवाब होगा -4 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में 6,10 में कोटि का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कोटि का मान 10 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन करने जा रहे हैं वो सभी के सभी त्रिकोणमिति से लिया गया है। और आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि यदि मैथमेटिक्स में यदि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा तो त्रिकोणमिति को आप सभी को पूरे बारीकी से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सवाल में बोला गया है कि 1/√3 बराबर क्या होता है। तो देखिए tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे tan 60 दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा।
बी में दिया गया cos 45 और cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साइन में 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/√3 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है tan 30 डिग्री। दोस्तों tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 के ठीक बराबर होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कुछ मजदूर को देखिए कि 1/√3 किसका मान हो जाएगा। दोस्तों हम आप सभी को बहुत बार बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में जो पाई का मान रखा जाता है वो 180 डिग्री रखा जाता है। बाकी तमाम क्वेश्चनों में पाई का मान 22/14 रखा जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया साइन 45 डिग्री, साइन पाई/3, तो हम क्या करेंगे, साइन और पाई की जगह पे 180/3 कर देंगे, तो ये 60 में तय कर जाएगा। और साइन में 60 का मान कभी भी 1/√3 नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है। ऑप्शन बी में चलेंगे तो 6 गुने कॉट पाई/3 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई के जगह पे 180 रखेंगे, बटा 3 करेंगे, तो ये 60 में तय कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 गुने कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, तो ये कभी भी आपका, देखिए यदि हम इसे कटा भी देंगे तो √3 मरते कटेगा, तो इसके बराबर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया tan पाई/6, तो हम क्या करेंगे कि tan को ज्यों का त्यों लिख देंगे, पाई की जगह पे 180/6 का 6 करेंगे, तो 6 त्रिक 18 यानी 30 मरते कट जाएगा। अब यहाँ पे बन गया tan 30, और आप सभी को मालूम होगा कि tan में 30 का मान 1/√3 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन बी सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल के माध्यम से बोला गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के मान के बराबर होता है। साइन में 90, साइन 0 का मान तो 0 होता है, लेकिन साइन में 90 का मान 1 होता है। कॉस 90 का मान यहाँ पे अपरिभाषित हो जाता है, नहीं 1 होता है। और कॉस 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, लेकिन tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। सही जवाब क्या होगा, तो देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, उसके बाद में कॉस 0 का मान भी 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया tan 45 का मान क्या होता है। याद रखिएगा tan में 45 और कॉट में 45 का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि साइन 30 का मान क्या होता है। दोस्तों साइन में 30 का मान 1/2 होता है, तो वहीं में कॉस में 60 का मान भी 1/2 होता है। अगला सवाल है tan 60 का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा tan में 60 का मान √3 होता है, तो वहीं में कॉट में 30 का मान भी √3 होता है। उसके बाद में है कॉट 60 का मान क्या होगा। हम आप सभी को अभी अभी बताए हैं कि tan में 30 डिग्री और कॉट में 60 का मान √3 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल में पूछा गया है कि कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों याद रखिए कौशिक की बात की जाए या फिर सेक की बात की जाए, प्रत्येक में 45 डिग्री का मान √2 के बराबर होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब √2 होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में बुलाया गया है tan पाई/2 का मान क्या होता है। तो यहाँ पे करना होगा tan पाई के मतलब 180/2, यानी ये कट के 90 आ जाएगा। अब आप सभी को लिखना होगा tan 90 का मान, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में है कि साइन पाई/3 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 180/3 रखना होगा, ये 60 में तय कर जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा tan 60 का मान बताइए। दोस्तों सॉरी साइन, यहाँ पे हम tan कह बैठे हैं, बट यहाँ पे साइन है, यानी साइन 60 का मान बैठाइए। तो साइन में 60 का मान √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 में कहता है कि cos पाई/3 का मान क्या होता है। तो देखिए कॉस को कॉस लिखना होगा, पाई की जगह पे 180/3, ये 60 में तय कर जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कॉस 60 का मान बताइए। तो कॉस में 60 का मान 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 में है कि 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान क्या होगा। तो कैसे बनाइएगा, तो दिया गया है 2 sin a बराबर √3। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इतना बराबर सेम टू सेम लिख दीजिए, यानी लिख दीजिए कि sin a बराबर √3।
अब यहाँ पे दो जो गुना में था बराबर की तरह के भाग में हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब बताइए कि साइन में कितने डी का मान √3/2 होता है। तो आप जल्दी से कह बैठिएगा कि दोस्तों साइन में 7d का मान √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो इससे भी सेम टू सेम बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा कोसेक थीटा बराबर 2, तो √3 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। ये होते हैं कोसेक में 30 डिग्री का मान। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कैसे कीजिएगा, थीटा बराबर 90 कर दीजिए, 3 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ये कट के 30 डिग्री होगा। यानी थीटा जहाँ पे लिखा गया है वहाँ पे अब आपको 30 डिग्री लिखना होगा। तो बोला गया कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, यानी कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कॉस में 30 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल में बोला गया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी tan में कितने डिग्री का जो मान है वो √3 के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा tan में 60 डिग्री और कॉट में 30 डिग्री का मान √3 के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में है कि यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या कीजिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, यदि आप कॉट पे से स्क्वायर हटा दीजिएगा, केवल लिखिएगा कॉट थीटा बराबर 3, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट आ जाएगा। अब आप ही बताइए कॉट में √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो आप जल्दी से कर दीजिएगा। तो दोस्तों कॉट में 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हालांकि वीडियो लॉन्ग हो गई है तो हम नहीं चाहते हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग बनाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएँ हैं जो घबरा जाते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाते हैं, तो वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का यह वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन कर पाना आप सभी के लिए कठिन होता है। उन तमाम क्वेश्चनों का सोल्यूशन आगे आने वाले वीडियो में आपके कमेंट बॉक्स के द्वारा दिए गए तमाम क्वेश्चनों का सोल्यूशन बताया जाएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम PDF का लिंक दे दिया गया है, साथ ही मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और वेबसाइट questionforexam.in जाके और क्विज जरूर खेलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।